प्लेज, प्लेज मतलब क्या होता है? प्लेज इज बेसिकली बेलमेंट ऑफ गुड्स। प्लेज इज बेसिकली व्हाट? प्लेज इज बेलमेंट ऑफ गुड्स। अब बेलमेंट क्या होती है? बेलमेंट के केस में यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो गुड्स हैं उनका जो पोजेशन है वो डिलीवर किया जाता है, यानी कि गुड्स की डिलीवरी की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी बेलमेंट। ठीक है, दैट इज सेड टू बी बेलमेंट। ठीक है, यानी कि एक पार्टी आपके पास जिसने गुड्स को फर्दर आगे दिया वो क्या होती है? वो बेलर होती है। एंड जिस पार्टी को ये गुड्स दी गई हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेली कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बेली कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यहां पर जो गुड्स हैं उनका पोजेशन यहां पर ट्रांसफर किया जाता है टू द बेली, टू द बेली। दैट इज व्हाट? दैट इज अ एक्ट ऑफ बेलमेंट। दैट इज अ एक्ट ऑफ बेलमेंट। तो जो लिमिटेशन पीरियड है फोरक्लोजर के केस में एंड राइट ऑफ रिडेम्पशन के केस में दैट इज 30 ईयर्स एंड इन केस ऑफ मॉर्टगेज इट इज ऑफ 12 ईयर्स। जो आपके पास लिमिटेशन है मॉर्टगेज के लिए, यानी कि जो बैंक ने मॉर्टगेज करवा रखी है उसके लिए बैंक के पास जो लिमिटेशन अवेलेबल है दैट इज ऑफ 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेब्ट ड्यू। लेकिन इन केस राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड राइट ऑफ जो रिडेम्पशन है उसके केस में जो यहां पर लिमिटेशन अवेलेबल है दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ओके, सो प्लेज के बारे में बात कर रहे थे। प्लेज मींस बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। यानी कि अगर यहां पर जो भी यहां पर डेब्ट के लिए या तो सिक्योरिटी के तौर पर या फिर जो परफॉर्मेंस की जानी है किसी कॉन्ट्रैक्ट की उसके प्रॉमिस के रिगार्डिंग यहां पर जो गुड्स हैं उनकी बेलमेंट की गई है, दैट इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज सेड टू बी प्लेज। लाइकवाइज गोल्ड लोन के केस में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? जल्दी से कंफर्म कीजिए, गोल्ड लोन के केस में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? इट इज द केस ऑफ प्लेज ओनली। कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? प्लेज का चार्ज क्रिएट होता है गोल्ड लोन के केस में। तो वहां पर बोरोर क्या करता है? जो भी गोल्ड ज्वेल्स हैं उन्हें यहां पर ट्रांसफर कर देता है। उनकी डिलीवरी किसके पास दे देता है? उनका पोजेशन किसको देता है? बैंक को दे देता है। बैंक को दे देता है। तो यहां पर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट भी है, यानी कि यहां पर किसी एक कंसीडरेशन के लिए जो गुड्स हैं यहां पर दी गई हैं, यानी कि इसको पैसा मिल जाएगा एंड जब इसका मोटिव पूरा होगा तब ये पैसे वापस कर देगा एंड बैंक को इसे जो गुड्स हैं वो वापस करनी पड़ेंगी। तो एज अ सिक्योरिटी यहां पर जो गोल्ड है वो यहां पर रखा गया, किसके पास? बैंक के पास रखा गया। तो दैट इज व्हाट? रिक्वायरमेंट क्या है प्लेज के लिए? पहली चीज बेलमेंट होना जरूरी है। बेलमेंट यानी कि गुड्स को यहां पर फर्दर क्या करना जरूरी है? आगे बेलमेंट करना जरूरी है, इनकी डिलीवरी करना जरूरी है। सर जो बेलमेंट है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 148, प्लेज इज अंडर सेक्शन 172। काइंडली प्लीज डू नॉट इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, जो सेक्शन 148 है वो बेलमेंट से रिलेटेड है एंड जो सेक्शन 172 है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो बिल्कुल सही है मैमू जी, दैट इज 90%। प्रीवियसली इट वाज 70% फॉर द गोल्ड लोन बट नाउ इट इज 90%। यस, इट इज 90% नाउ। सो बेलमेंट मस्ट बी बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ डेब्टर। जो बेलमेंट है वो यहां पर किसके बिहाफ पर होगी? या तो डेब्टर खुद करेगा या डेब्टर के बिहाफ पर होगी। फर्दर बेलमेंट मस्ट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, यानी कि प्लेज अगर की जानी है ना तो वहां पर गुड्स की प्लेज किसके लिए करवा रहे हैं? क्योंकि जो भी लोन लिया गया है उसके ऊपर हम सिक्योरिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, उसके ऊपर सिक्योरिटी को हम क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर जो प्रॉमिस किया गया उसके परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए यहां पर हम गुड्स को क्या करना चाहते हैं? उनको फर्दर आगे डिलीवर किया गया। दैट इज सेड टू बी अंडर द केस ऑफ प्लेज। तो प्लेज के केस में देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द डिलीवरी, बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड फर्दर इट इज रिगार्डिंग कि ये डेब्टर के द्वारा या फिर डेब्टर के बिहाफ पर होगी। देन इट इज बेलमेंट मस्ट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ओके, द पर्सन whose goods are bailed are called the pawner। तो ध्यान से समझिएगा, पर्सन जिसकी गुड्स को बेल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी पाउनर। एंड फर्दर द पर्सन हु टेक्स द गुड्स एज अ सिक्योरिटी इज कॉल्ड पाउनी। अगर क्वेश्चन आपको यहां पर एग्जाम में आ जाता है कि प्लेज के केस में जो डेब्टर है क्रेडिटर है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है, what is the relationship between the debtor and creditor in case of pledge? In that case what would be it?
सर अपडेट्स भी इसी वीडियो में ही कवर करेंगे, अपडेट्स भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, तो जल्दी से बताइएगा रिगार्डिंग कि आपके पास जो पर्सन है जिसने तो गुड्स को यहां पर बेल किया, दैट वुड बी द पाउनर, एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर बेल्ड, दैट इज पाउनी। उसमें क्या कहेंगे? पाउनी कहेंगे। ओके, तो अगर हम यहां पर प्लेज की बात करते हैं, प्लेज की अगर बात करते हैं तो यहां पर कुछ एक टर्म्स का इस्तेमाल होता है। तो एक प्लेज का जो टर्म यूज होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज अ सिंबॉलिक प्लेज। दैट इज व्हाट? दैट इज सिंबॉलिक प्लेज। सिंबॉलिक प्लेज के केस में क्या होता है? व्हाट इज इन द केस ऑफ सिंबॉलिक प्लेज? सिंबॉलिक प्लेज के केस में जैसे मान लीजिए एक वेयर हाउस में ना गुड्स पड़ी हैं, एक फार्मर है, उसके जो प्रोड्यूस है वो वेयर हाउस में पड़ी है, तो एज अ सिंबल ऑफ प्लेज यहां पर जो इस वेयर हाउस की कीज थी वो यहां पर फार्मर ने अगर बैंक को जमा करवा दी, वो यहां पर अगर बैंक को जमा करवा दी, दैट वुड बी टर्म्ड एज व्हाट? दैट वुड बी टर्म्ड एज सिंबॉलिक प्लेज। उसे हम क्या कहेंगे? सिंबॉलिक प्लेज कहेंगे। दैट वुड बी टर्म्ड एज सिंबॉलिक प्लेज। अब अगर अगर कोई पब्लिक वेयर हाउस में गुड्स को जमा करवाया गया, अगर पब्लिक वेयर हाउस में गुड्स को जमा करवाया गया एंड वहां की जो वेयर हाउस की रिसिप्ट है, एंड वहां के जो वेयर हाउस की जो रिसिप्ट है वो यहां पर दे दी गई किसको? वो यहां पर बैंक में जमा करवाई गई, दैट वुड बी टर्म्ड एज कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेज। उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेज कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए बिल ऑफ लेडिंग का जो केस है, उसके केस में भी अगर बिल ऑफ लेडिंग को फर्दर ट्रांसफर किया जाता है तो वो भी क्या कही जाएगी? दैट वुड बी आल्सो टर्म्ड एज कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेज। उसे भी कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेज कहेंगे। अब देखिए जो ऑनरशिप है प्लेज के केस में, दैट रिमेन्स विद द पाउनर। वो किसके पास रहती है? वो पाउनर के पास ही रहती है। सिर्फ और सिर्फ जो पोजेशन है वो ट्रांसफर होता है, सिर्फ और सिर्फ जो पोजेशन है वो ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ प्लेज। इज इट क्लियर? ओके, एंड फर्दर प्लेज के केस में क्या लिमिटेशन एप्लीकेबल होती है? इज लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल? लिमिटेशन पीरियड क्या प्लेज के केस में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता? काइंडली प्लीज बता दीजिए, क्या लिमिटेशन पीरियड जो है अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963, क्या प्लेज के केस में लिमिटेशन एप्लीकेबल होता है? अगर होता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? काइंडली प्लीज डू कंफर्म। अगर लिमिटेशन पीरियड होता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ प्लेज? देखिए प्लेज के केस में कोई भी लिमिटेशन पीरियड जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहता। प्लेज के केस में देयर इज नो लिमिटेशन, लिमिटेशन पीरियड कोई भी एप्लीकेबल नहीं रहता इन केस ऑफ प्लेज। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ओके, नॉर्मल लोन के केस में एंड जहां कहीं भी नॉर्मल लोन के केस में जो लिमिटेशन है दैट इज अवेलेबल फॉर 3 इयर्स, दैट इज अवेलेबल फॉर 3 इयर्स। एंड गारंटर के केस में लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। गारंटर के केस में जब हम गारंटर की बात करते हैं, गारंटर के केस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है? गारंटर के केस में जो लिमिटेशन है वो कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द, मैं यहां पर ऑप्शन बता रहा हूं आपको, फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन, फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉम डेट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ गारंटी, व्हाट इट इज। तो किस केस में यहां पर किस तारीख से जो यहां पर लिमिटेशन पीरियड है वो यहां पर स्टार्ट होता है? जिस तारीख से जो गारंटी है वो यहां पर इन्वोक की जाती है उस तारीख से जो यहां पर लिमिटेशन आपका स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही है, जिस तारीख से नोटिस सर्व किया जाता है वो कह लीजिए उस तारीख से जो यहां पर जो लिमिटेशन पीरियड है गारंटर का वो शुरू होता है। ओके, उसके बाद जब कोई कंपनी जो है
जब कोई कंपनी जो है, लेट अस से कंपनी XYZ जो है, जब भी ये कोई प्रॉपर्टी के ऊपर यानी कि जो अपने एसेट्स हैं उनके ऊपर अगर कोई चार्ज क्रिएट करवाती है, अगर कोई एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाया गया है कंपनी के द्वारा, उसके केस में इस चार्ज को बेसिकली रजिस्टर करना होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस चार्ज को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई कंपनी जो है वो अपने यहां पर एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है तो उसके केस में यहां पर कंपनी को आरओसी के पास उस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच दिस चार्ज इज टू बी रजिस्टर्ड? तो किस टाइम पीरियड के दौरान ये जो चार्ज है इसे यहां पर कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है? कितने टाइम पीरियड के अंदर ये जो चार्ज है इसे यहां पर रजिस्टर करवाना पड़ता है? जल्दी से बता दीजिए, कितने टाइम पीरियड के अंदर जो कंपनी है उसे ऐसा जो चार्ज है उसे यहां पर रजिस्टर करवाना पड़ता है? इन हाउ मेनी डेज? देखिए यहां पर कुछ एक चेंजेस हैं इस चीज को लेकर, यहां पर कुछ एक चेंजेस हैं, यहां पर कुछ एक चेंजेस हैं। लाइकवाइज यहां पर कंडीशन क्या है? वैसे तो देखिए 30 डेज के अंदर अंदर ही इसे यहां पर जो चार्ज रहता है उसे आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन जो यहां पर चार्जेस जो हैं, जो यहां पर चार्जेस जो हैं वो कंपनी अमेंडमेंट ऑडियंस, ध्यान से सुनिएगा, जो यहां पर कंपनीज अमेंडमेंट ऑडियंस 2019 से पहले चार्ज क्रिएट किया गया, कंपनी अमेंडमेंट ऑडियंस 2019 से पहले अगर जो चार्ज क्रिएट किया गया है, ठीक है, उसके केस में यहां पर 300 डेज का एडिशनल टाइम पीरियड मिलता है। उसके केस में यहां पर 300 डेज का एडिशनल टाइम पीरियड मिलता है। ओके, एंड फर्दर अगर कोई चार्ज यहां पर जिस दिन से ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑडियंस 2019 लागू हुआ है उस दिन को या फिर उसकी बाद की तारीख को क्रिएट किया गया है, उसके केस में यहां पर 60 डेज का अलग से टाइम पीरियड मिलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जिस केस में वैसे तो देखिए इन जनरल तो 30 डेज का है, लेकिन अगर डिले होता है उसके केस की बात कर रहे हैं, उसकी केस में यहां पर कंपनीज अमेंडमेंट ऑडियंस जो है 2019 के केस में यहां पर, तो यहां पर ऐसा जो चार्ज है वो 300 डेज में रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन जहां पर आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है चार्ज की, जो चार्ज जो है वो क्रिएशन की जो टाइम है वो यहां पर बेसिकली कंपनीज अमेंडमेंट ऑडियंस 2019 वाले दिन जिस दिन लागू उस दिन या से फिर उसके बाद के दिन में किसी भी तारीख में यहां पर चार्ज क्रिएट हुआ है, उसके केस में विद एडिशनल फीस यहां पर विद इन 60 डेज दिस इज टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी, that is to be registered with the ROC in that case. Is it clear? And further, क्या प्लेज के केस में जो चार्ज है वो ROC के पास क्रिएट करवाना होगा? प्लेज के केस में जो ये चार्ज है क्या वो ROC के पास क्रिएट करवाना जरूरी होगा या नहीं होगा? जल्दी से बता दीजिए। आरओसी के केस में प्लेज के केस में जो चार्ज है क्या वो यहां पर आरओसी के पास रजिस्टर करवाना जरूरी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही। प्लेज के केस में जो चार्ज है उसको रजिस्टर करवाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, कोई भी जरूरत उसके केस में नहीं होगी। इज इट क्लियर? ओके, फर्दर हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द हाइपोथिकेशन। फर्दर इट इज द केस ऑफ हाइपोथिकेशन। व्हाट इज हाइपोथिकेशन? हाइपोथिकेशन के केस में अच्छा ये बताइए, जैसे ए ने यहां पर एक लोन लिया है XYZ बैंक से, एंड ये जो लोन है ये स्टॉक के अगेंस्ट दिया गया। किसके अगेंस्ट दिया गया? स्टॉक के अगेंस्ट दिया गया। मान लीजिए यहां पर सीसी लिमिट जो है वो दी गई है, सीसी लिमिट जो है वो यहां पर दी गई है, तो यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? यहां पर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट होगा। अब ये जो स्टॉक है इसका पोजेशन किसके पास रहेगा? इसका पोजेशन जो है वो किसके पास रहेगा? दैट विल बी विद द बोरो इटसेल्फ। तो हाइपोथिकेशन के केस में जो पोजेशन है
यहां पर मूवेबल गुड्स का, पहली चीज तो ये कि हाइपोथिकेशन का जो चार्ज क्रिएट होता है दैट इज क्रिएटेड इन द केस ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली। मूवेबल जो आपके पास एसेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसके केस में होता है। फर्दर जो यहां पर गुड्स का पोजेशन है, जो यहां पर गुड्स का ऑनरशिप है वो किसके पास रहती है, गुड्स का जो पोजेशन है, गुड्स की जो ऑनरशिप है दैट रिमेन्स विद द बोरोअर इटसेल्फ, वो बोरोअर के पास ही रहती है। पोजेशन भी ऑनरशिप भी किसके पास रहता है, बोरोअर के पास ही रहता है। ओके, इज इट क्लियर? तो यहां पर हाइपोथिकेशन के केस में याद रखिएगा कि जो यहां पर गुड्स हैं जिनके ऊपर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया गया है उसके केस में यहां पर जो भी गुड्स हैं उनका जो आपके पास पोजेशन है, जो यहां पर आपके पास ओनरशिप है दैट रिमेन्स विद whom, दैट रिमेन्स विद द बोरोअर हिमसेल्फ, वो बोरोअर के पास ही रहता है, वो यहां पर बोरोअर के पास ही रहता है। ओके, सो हाइपोथिकेशन जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 एंड फर्दर जब यहां पर बोरोअर ने डिफॉल्ट किया, मान लीजिए अब इसने पैसे वापस नहीं किए, तो यहां पर एक नोटिस देते हुए जो बैंक है वो इसका स्टॉक जो है उसको पोजेशन में ले सकता है। यानी कि जब यहां पर पोजेशन बैंक के पास आ जाएगा तो उसके केस में यहां पर जो हाइपोथिकेशन है दैट वुड बी बेसिकली द प्लेज, तो उसके केस में वो क्या बन जाएगी, प्लेज बन जाएगी। जब पोजेशन ऑफ गुड्स जो है वो यहां पर बैंक के पास आ गया तो जो हाइपोथिकेशन है वो यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एंड फर्दर यहां पर जो चार्ज क्रिएटेड रहता है दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज, दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब जहां पर अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती रहती है, वो यहां पर कम होती रहती है, दैट इज सेड टू बी द फ्लोटिंग चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग किसने कि पैरी पैसू चार्ज क्या होता है। जहां पर पैरी पैसू चार्ज का बेसिकली मतलब समझ लीजिए, जहां पर मान लीजिए प्रॉपर्टी एक है एंड लेंडर्स मल्टीपल है, लेंडर्स मान लीजिए ए भी लेंडर है, बी भी, सी भी, तो यहां पर प्रॉपर्टी एक है, इसके ऊपर इन्होंने क्या चार्ज करना है, इन्होंने यहां पर चार्ज क्रिएट करना है इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि एक सिंगल प्रॉपर्टी है। उसके केस में जो चार्ज क्रिएट होगा दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी द पैरी पैसू चार्ज, दैट वुड बी द पैरी पैसू चार्ज। जैसे कि कंसोर्शियम लेंडिंग के केस में होता है दैट इज व्हाट, दैट इज अ पैरी पैसू चार्ज। ओके, एंड फर्दर लिमिटेशन इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन, अगर आप हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसके केस में जो लिमिटेशन जो रहता है दैट इज व्हाट, दैट इज 3 इयर्स, दैट इज 3 इयर्स। ओके, तो उसके केस में 3 साल का लिमिटेशन रहता है, उसके केस में 3 साल का लिमिटेशन रहता है। एंड व्हाट डज लिमिटेशन मीन, लिमिटेशन का मतलब है कि आपके पास जो भी अग्रीमेंट है उसको कानून के दायरे से मनवाने का हक, दैट इज व्हाट, दैट इज लिमिटेशन। लेकिन अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो भी जाती है दैट डज नॉट डिबार कि आप यहां पर लोन में रिकवरी नहीं कर सकते। ओके, देन फर्दर इट इज कॉल्ड मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द हाइपोथिकेशन। एंड इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम द मॉर्गेज, जो मॉर्गेज है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जबकि हाइपोथिकेशन है वो रिलेटेड है टू द मूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज के केस में देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन हाइपोथिकेशन के केस में देयर इज ओनली एंड ओनली द, there is only and only the obligation to repay the money and no transfer of interest. In case of hypothecation there is no transfer of interest. Okay, then further it is regarding differences हैं इनके बीच में, तो इनको आप ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग बैंकर्स लियन, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द बैंकर्स लियन। तो बैंकर्स लियन जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 171 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो लियन के केस में व्हाट इट इज, लियन जो होती है बेसिकली 2 तरह की रहती है, वन इट इज अ जनरल लियन, वन इट इज अ जनरल लियन एंड द सेकंड वन इट इज अ बैंकर्स लियन, सेकंड वन इट इज अ बैंकर्स लियन। एंड बैंकर्स लियन को हम इम्प्लाइड प्लेज भी कहते हैं, बैंकर्स लियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लाइड प्लेज। ओके, तो लियन के केस में होता क्या, लियन के केस में जो गुड्स हैं वो गुड्स या सिक्योरिटीज जो हैं
वो यहां पर आपके पास दी गई हैं। वो क्या है, आपके पास दी गई हैं, यानी कि क्रेडिटर के पास दी गई है। लेट अस से कि यहां पर है एक डेब्टर है, या फिर नॉर्मल आपको जनरल लियन समझाता हूं पहले, उसके थ्रू आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। लाइकवाइज पर्सन ए जो है यहां पर इसने अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर होने के लिए दी XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स को। XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स को इसने अपनी जो वॉशिंग मशीन थी वो यहां पर इसने रिपेयर करने के लिए दे दी। अब यहां पर ए के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है कि जब XYZ इसको रिपेयर करके वापस देगा इसकी वॉशिंग मशीन, तो इसने पैसे यहां पर रीपे करने, इसको पैसे जो है इसके चार्जेस हैं वो रीपे करने। अब अगर ये यहां पर पैसे वापस नहीं करता, उसके केस में XYZ के पास ये राइट रहेगा अंडर द जनरल लियन, वो यहां पर ये राइट रहेगा अंडर द जनरल लियन कि यहां पर XYZ जो है इस वॉशिंग मशीन को रिटेन कर सकता है अंटिल द अमाउंट इज पेड बाय द ए। ओके, दैट वुड बी टर्म्ड एज जनरल लियन, दैट वुड बी टर्म्ड एज जनरल लियन। ओके, so thank you so much to the Dev Wale for supporting us. That would be the general लियन। ठीक है, तो वो जनरल लियन रहेगी। अब बैंकर लियन क्या है, जो यहां पर लियन के केस में राइट रहता है बैंकर के पास। जो जनरल लियन है ना, यहां पर राइट टू सेल अवेलेबल नहीं रहता, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वाला इस वॉशिंग मशीन को रिटेन जरूर कर सकता है लेकिन इसको बेच नहीं सकता। यानी कि जनरल लियन के केस में राइट टू सेल इज नॉट अवेलेबल, लेकिन बैंकर लियन के केस में जो राइट टू सेल है दैट इज अवेलेबल। जो यहां पर राइट टू सेल है इन केस ऑफ बैंकर्स लियन दैट इज अवेलेबल, एंड फर्दर इसके केस में भी जो लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ बैंकर्स लियन आल्सो। एंड दैट इज वाई जो यहां पर लियन है उसको जब प्लेज में ले लिया, तो जैसे प्लेज के केस में यहां पर हमारे पास राइट रहता ना कि हम गुड्स को बेच सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से यहां पर बैंकर लियन के केस में भी एक नोटिस देते हुए आप यहां पर जो गुड्स हैं उनको बेच सकते हैं इन केस ऑफ बैंकर्स लियन। ओके, सो इट इज बैंकर्स लियन। तो बैंकर लियन जो है सिर्फ बैंकर्स के पास राइट अवेलेबल नहीं रहता, साथ के साथ जो हाई कोर्ट है, फैक्टर्स हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स हैं, वॉर फिंगर्स हैं, इनके पास भी बैंकर्स लियन का राइट जो है वो अवेलेबल रहता है, वो अवेलेबल रहता है। एंड फर्दर जो यहां पर गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं दैट द बैंक पोजेसेस मस्ट बी इन द सेम कैपेसिटी ऑफ द डेब्ट ड्यू, यानी कि जिस नेम में डेब्ट ड्यू है उसी नाम में आपके पास गुड्स एंड सिक्योरिटीज होनी चाहिए, उसी केस में उसी नेम में आपके पास गुड्स एंड सिक्योरिटीज यहां पर भी होनी चाहिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी कहां पर बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। नॉन एप्लीकेबिलिटी कहां पर बनती है इन केस ऑफ बैंकर लियन। अगर मान लीजिए आपके पास बोरोअर ने, इसका डेब्ट तो चल रहा है, लोन तो चल रहा है, लेकिन इसने यहां पर आपके पास कोई आर्टिकल जमा करवाया है अंडर द सेफ कस्टडी, अंडर द सेफ कस्टडी, उसके केस में यहां पर जो बैंकर लियन है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए स्पेसिफिकली जमा करवाए गए हैं, वहां पर भी बैंकर लियन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गलती से यहां पर जो आर्टिकल्स हैं वो ब्रांच में रह गए, वहां पर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। इसी तरह से जो इमैच्योर डेब्ट है, यानी कि जो अभी लायबिलिटी खड़ी नहीं हुई है, उस लायबिलिटी को कवर अप करने के लिए उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। फर्दर इफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज आर स्टोलन, अगर चोरी की गई गुड्स या सिक्योरिटीज जो हैं वो यहां पर दी जाती हैं बैंक को, उसके केस में भी नॉन एप्लीकेबिलिटी होगी रिगार्डिंग द बैंकर्स लियन, रिगार्डिंग द बैंकर्स लियन। सेफ कस्टडी के केस में भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी मैम, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके।